राहत बाबा हर रोज़ की तरह नियमानुसार नमाज से फारिग होने के बाद चटाई पर दीवार से टेक लगाए बैठे तस्वीर पर उंगलियां फिरा रहे थे जब जेम्स दबे पांव उनके कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी खामोशी से एक तरफ ज़मीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के मिले जुले भाव नज़र आ रहे थे। जेम्स खालिस अंग्रेज़ था और चंदनगढ़ में उसकी हैसियत किसी भी बड़े ऑफिसर से कम नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो बड़ा पीड़ित और लाचार नज़र आ रहा था। कभी उसने राहत बाबा के आस्थाने का निर्माण रुकवाने के लिए नगर निगम के अपने बेहतरीन आदमियों को सख्त निर्देश देकर तैनात किया था, लेकिन इस वक्त वह खुद एक श्रद्धालु नज़र आ रहा था जिसे राहत बाबा पर गहरी श्रद्धा और निष्ठा हो। उसके जहन में अब ये बात पत्थर की लकीर बनकर बैठ गई थी कि अगर खुदा ने बाबा राहत को ना भेजा होता ऐन वक्त पर, तो लच्छू जिसने जूलिया के जिस्म पर कब्जा जमा रखा था वो इंस्पेक्टर बांगड़ के बाद उसे भी ठिकाने लगाने से गुरेज ना करता। उसने तो गोली भी दागी थी, लेकिन किस्मत ने जेम्स को बचा लिया था। फिर उसे याद आया था कि बाबा राहत ने कहा था कि अगर वो सच्चे दिल से सीधे रास्ते पर चलने का निश्चय कर ले तो वो लच्छू की गंदी ताकतों से सुरक्षित रहेगा। हुआ भी वैसा ही था। मनोहर बांगड़ उसकी आंखों के सामने लच्छू की काली शक्ति का शिकार हुआ था, लेकिन जेम्स उसकी गोली से बाल बाल बच गया था। होश में आने पर उसने एसपी और दूसरे अफसरों को बुलाकर मौका वारदात का मुआयना करवाया था। अपने बयान में जेम्स ने जानबूझकर लच्छू की गुप्त शक्तियों का जिक्र नहीं किया था। ये बात उसने बड़ी सच्चाई से बताई थी कि वो और इंस्पेक्टर बांगड़ कानून व्यवस्था पर विचार विमर्श कर रहे थे जब जूलिया कमरे में दाखिल हुई थी और किसी अज्ञात वजह से उसने एक के बाद एक 2 गोलियां चलाकर इंस्पेक्टर बांगड़ को मौत के घाट उतार दिया था। तीसरी गोली उसने खुद जेम्स पर चलाई थी, लेकिन उसका निशाना चूक गया था। उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। जेम्स के बयान में बहुत से विरोधाभास और झोल थे। उसकी जगह कोई आम आदमी होता तो पुलिस ऑफिसर उसके बयान की धज्जियां उड़ाकर रख देते, लेकिन काले और गोरे के, बड़े और छोटे के फ़र्क ने उन्हें ज़ुबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया था। जेम्स का बयान सुन लेने के बाद पुलिस वालों ने इंस्पेक्टर बांगड़ की लाश पोस्टमार्टम के लिए उठवा दी थी और जूलिया को उसके सख्त विरोध के बावजूद जेम्स की खामोशी को रजामंदी समझते हुए गिरफ्तार कर लिया था और लॉकअप में डाल दिया था। जो कुछ हुआ था उसने पुलिस और प्रशासन में खलबली मचा दी थी, लेकिन जेम्स को इन बातों की फिक्र नहीं थी। उसे लच्छू की शैतानी ताकतों के खौफ ने आतंकित कर रखा था। इसीलिए वो आधी रात को बड़ी खामोशी से किसी आम श्रद्धालु की तरह राहत बाबा के कमरे में नंगे और कच्चे फर्श पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। मौत के मुंह से बच जाने के बावजूद उसे ये खतरा लग गया था कि लच्छू, जो एक बार उसे कत्ल कर देने में नाकाम हो गया था, दूसरी बार उसे ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेगा। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चिराग की मध्यम रोशनी में राहत बाबा का वजूद भी कुछ कम रहस्यपूर्ण नहीं लग रहा था। जेम्स को वहां आए 10 मिनट से ज़्यादा गुजर चुके थे, लेकिन राहत बाबा की एकाग्रता में कोई कमी नहीं आई थी। उनकी उंगलियां निरंतर तस्बीह पर चल रही थी। फिर अचानक राहत बाबा ने चौंक कर आंखें खोल दी। वो एक पल के लिए छत को घूरते रहे, फिर उन्होंने निगाहों का कोण बदलकर गौर से जेम्स की तरफ देखा। कुछ देर देखते रहे, फिर उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इस वक्त कैसे आना हुआ? उन्होंने मध्यम लहजे में पूछा। सलाम के लिए हाजिर हुआ था, जेम्स ने पहलू बदलकर घुटनों के बल बैठते हुए बड़ी श्रद्धा से कहा। मौत लाजमी है मेरे अजीज़, लेकिन उसका अख्तियार सिर्फ ऊपर वाले के पास है। बाकी सब धोखा है, फरेब है। बाबा राहत ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। डरना है तो सिर्फ ऊपर वाले से डरो। उन बातों से परहेज़ करो जिनका जिक्र बार बार तुम्हारी मुकद्दस यानी पवित्र किताबों में आया है। निजात, मुक्ति का बस वही एक रास्ता है, उसे कभी ना भूलो। खुदा की रस्सी को कभी ना छोड़ो, क्योंकि मौत और ज़िंदगी दोनों उसी के हाथ में हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर आपने जेम्स के लहजे में अंग्रेज़ों वाली परंपरागत सियासी चापलूसी मौजूद थी। तुम गुनाह के भागीदार बन रहे हो, बाबा ने उसकी बात काट कर कहा। शुक्रिया अदा करना है तो ऊपर वाले का करो, जिसने तुम्हें मौत के मुंह में जाते जाते बचा लिया है। मैं तो उसका हकीर यानी तुच्छ बंदा हूँ, आजिज़ और लाचार। वो खबीज़ मेरी जान का दुश्मन हो रहा है बाबा, जेम्स ने राहत बाबा को तफसील बताते हुए कहा। वो काले जादू का माहिर और गंदी ताकतों का मालिक है। मुझे खतरा है कि वो मुझे चैन की सांस नहीं लेने देगा। तुम फिर भटक रहे हो। सिर्फ उसकी जान है जो ज़्यादा ताकतवर है। उसकी इजाज़त के बगैर तो कोई परिंदा भी किसी चींटी का शिकार नहीं कर सकता। उसी पर भरोसा रखो, बाबा राहत ने कहा। उस खबीज़ और बद्यात को भूल जाओ जो शैतानी पर उतरा हुआ है।
अभी कुदरत ने उसकी रस्सी ज़रा ढीली छोड़ रखी है। मुझे कोई चीज़ दे दें बाबा, जेम्स ने बड़ी दीन स्वर में प्रार्थना की। आपकी कोई निशानी मेरे पास रहेगी तो वो। ये सब दिल का बहलावा है, खुद को फरेब देना है, बाबा ने कहा। फिर इधर उधर देखकर आगे कहा, मेरी नसीहतों पर अमल करो और इस बात का पुख्ता यकीन रखो कि जब तक उसकी तरफ से फरमान जारी नहीं होगा, कोई भी ताकत तुम्हारा बाल तक वाक़ा नहीं कर सकती। जेम्स ने उठकर राहत बाबा के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे इशारे से मना कर दिया। फिर जब जेम्स कमरे से बाहर चला गया तो राहत बाबा ने बाईं तरफ मुँह करके कहा, तुम ये क्या खेल तमाशे करते फिर रहे हो? बाबा राहत की आवाज़ सुनकर अबू अल रशीद जिन्न, जो चटाई पर मौजूद था, अब नज़र आने लगा। मैं उस बदबख्त लच्छू की रूह तो नहीं खींच सकता, लेकिन उसे खौफजदा करके उसका खून खुश्क कर सकता हूँ। इससे क्या हासिल होगा? क्यों, क्या उसके किए कि उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? यही तो तुम्हारी भूल है। तुम आग से बने हुए हो, इसीलिए जल्दी तैश में आ जाते हो। सब्र से काम लेने की आदत डालो तो तुम्हारा भी भला ही होगा। मैं इस वक्त एक ख़ास बात पूछने हाजिर हुआ हूँ, अबू अल रशीद ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या वो ख़जाना हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? कुदरत की मर्ज़ी पर मुनहसर है, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं है तो आप इस सिलसिले में कुछ बताना नहीं चाहते हैं, अबू अल कासिम के लहजे में शिकवा था। तुम उसकी कारीगरी को नहीं समझ सकोगे अबू अल रशीद। मैंने यह बात पहले भी तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की है। बाबा राहत ने छत की तरफ देखकर सरदाह भरी। उसकी पकड़ के अंदाज भी निराले होते हैं और वो चाहे तो माफ़ भी कर सकता है। उस खबीस के बारे में आपका क्या हुक्म है? अबू अल रशीद ने होंठ चबाते हुए पूछा। आपने वक्त पर मेरा हाथ ना रोक दिया होता तो जेम्स पर चलाई गई गोली उसके अपने नापाक वजूद को ख़त्म कर चुकी होती। ख्याल है तुम्हारा, बाबा ने लापरवाही से जवाब दिया। अभी इसका वक्त नहीं आया, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अपनी जान के दूसरे हिस्से पर ज़्यादा ध्यान दो। तुम्हारा दूसरा रंग ज़्यादा जानदार है, बस रंग को और निखारने की कोशिश करो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि कोई अपने होश ही खो बैठे, खौफ और दहशत से दीवाना हो जाए। क्या आप कहवा पीना पसंद करेंगे? समझा, राहत बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम मुझे भी बातों में उड़ाने की कोशिश करने लगे हो अबू अल रशीद। अबू अल रशीद ने कोई जवाब नहीं दिया। हवा में दोनों हाथ उठाकर किसी अदृश्य चीज़ को पकड़ा तो वो कहवे की ट्रे के रूप में नजर आने लगी। राहत बाबा बड़े स्नेह और वात्सल्य से अबू अल रशीद को देख रहे थे, जो सिर झुकाए प्यालियों में कहवा उड़ेल रहा था। इधर इंस्पेक्टर मनोहर बांगड़ की हसीन और कड़क जवान बीवी रेखा अपने बेडरूम में बड़ी बेचैनी से टहल रही थी। नाइटी ने उसके शोला बदन को तराश खराश कर और ज़्यादा उजागर कर दिया था। वो भला की खूबसूरत और हसीन थी, जो मर्दों के लिए अपने जिस्म में खूब कशिश रखती थी, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखों से इस वक्त उलझन और बौखलाहट के भाव प्रकट हो रहे थे। तीसरा पैग तैयार करके उसने एक लंबा घूंट लिया और दोबारा मोटे कालीन पर टहलने लगी। मनोहर बांगड़ 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक घर वापस नहीं लौटा था। उसे मनोहर बांगड़ से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो उसका पति था, उसे बहुत चाहता था और रेखा की सूचनाओं के अनुसार वो पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद अभी तक जर जोरू और ज़मीन के झंझटों से दूर ही था। मनोहर बांगड़ ने कभी भी रेखा की किसी इच्छा को ठुकराया नहीं था। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मनोहर बांगड़ रेखा को बताए बगैर 24 घंटे घर से दूर रहा हो। इसीलिए बीवी होने के नाते रेखा की परेशानी उचित थी। रेखा को झल्लाहट इस बात की थी कि इन 24 घंटों में मनोहर बांगड़ ने एक बार भी फ़ोन करके अपनी खैरियत की खबर नहीं दी। उलझन का कारण मनोहर बांगड़ की पुलिस की नौकरी थी। उसे मालूम था कि जेम्स की कृपा दृष्टि से ही मनोहर बांगड़ इतनी जल्दी तरक्की करता हुआ हवलदार से इंस्पेक्टर बन गया था और उसकी वजह से डिपार्टमेंट में बांगड़ के कई दुश्मन भी बन गए थे। जेम्स की वजह से ही मनोहर बांगड़ की तरक्की पर डिपार्टमेंट में कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठी थी, लेकिन मनोहर बांगड़ के इस तरह अचानक गायब हो जाने से रेखा के दिल में बेशुमार संदेह जन्म लेने लगे थे। मनोहर बांगड़ के सिलसिले में जानकारी लेने के लिए वो 3 बार पुलिस स्टेशन फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन वहाँ से उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। हर बार उसे यही बताया गया था कि मनोहर बांगड़ एक फ़ोन कॉल रिसीव करने के बाद अकेला ही पुलिस स्टेशन से रवाना हुआ था। ड्यूटी ऑफिसर से उसने इतना ज़रूर कहा था कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा है, लेकिन वापसी में देर नहीं लगेगी। लेकिन अब 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी
उसने ना तो थाने फ़ोन करके संपर्क की कोशिश की थी, ना ही रेखा को अपनी व्यस्तता के बारे में बताया था। रात के 9 बजे तक वो डाइनिंग रूम में मनोहर बांगड़ का इंतज़ार करती रही। फिर अपने बेडरूम में आकर उसने आखिरी बार थाने फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी उसे पुलिस स्टेशन से कोई माकूल जवाब नहीं मिला। फ़ोन रिसीव करने वाले ने यही कहा था कि मनोहर बांगड़ ने उस वक्त तक भी पुलिस स्टेशन से कोई संपर्क नहीं किया था। रेखा का प्रोग्राम इस तरह मनोहर बांगड़ के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाने का था। जा तो वो मनोहर बांगड़ के बगैर भी सकती थी, लेकिन मूड ख़राब हो जाने की वजह से उसने जाने का इरादा ही बदल लिया था। नाइटी पहनकर वो सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गई। उसका जहन निरंतर मनोहर बांगड़ की तरफ ही उलझा हुआ था। वो सोच रही थी कि वापस आने पर वो मनोहर बांगड़ को आड़े हाथों लेगी, जिसने उसका सारा प्रोग्राम चौपट कर डाला था। 10:30 बजे तक वो अपने नर्म नरम बिस्तर पर करवटें बदलती रही। फिर उसे मनोहर बांगड़ के किसी सम्मानित दुश्मन का ख्याल आया तो वो उठकर दोबारा बेचैनी से टहलने लगी। ये उसकी विवाहित ज़िंदगी में पहला मौका था जब उसे मनोहर बांगड़ के लिए फ़िक्र हो रही थी। गम गलत करने के लिए उसने शराब का सहारा लिया था, लेकिन उसकी उलझन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। तीसरे पैग का एक लंबा घूंट गले से उतारने के बाद वो थक कर बैठ गई। फिर अचानक उसके जहन में जेम्स का नाम उभरा। मनोहर बांगड़ कहीं भी हो, उसकी खबर कम से कम जेम्स को ज़रूर होगी, रेखा ने सोचा। फिर वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ लपकी और जेम्स के नंबर डायल करने लगी। इस बार उसने तय कर लिया था कि अगर दूसरी तरफ से फ़ोन पर जेम्स की बजाय जूलिया की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी तो वो खामोशी से रिसीवर रख देगी। रेखा को ये बात खुद जेम्स ने बताई थी कि जूलिया को उन दोनों के संबंधों पर संदेह हो गया है। वो खुद कौन सी पारसा है जो मेरे ऊपर शक कर रही है, और अगर कर रही है तो करती रहे, मुझे उस कमीनी की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। रेखा फ़ोन करते हुए नफ़रत से बड़बड़ाती रही। फिर घंटी की आवाज़ उभरी तो वह संभल कर बैठ गई। हेलो। फ़ोन जेम्स की बजाय उसके किसी नौकर ने उठाया था। मुझे मिस्टर जेम्स से बात करनी है, रेखा ने संजीदगी से कहा। साहब इस वक्त घर पर नहीं हैं, आप अपना नाम और मैसेज नोट करवा दें, मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगी, रेखा ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर तक वो सोचती रही। फिर उसने चंदनगढ़ के एसपी भैरव सिंह को फ़ोन किया। रेखा को यकीन था कि एसपी को इंस्पेक्टर मनोहर बांगड़ की गतिविधियों के बारे में ज़रूर मालूम होगा। हेलो, भैरव सिंह दिस साइड। मैं रेखा बोल रही हूँ, रेखा बांगड़, उसने एसपी भैरव सिंह की आवाज़ पहचान कर कहा। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं रात को देर से सोने का आदी हूँ, भैरव सिंह ने शालीनता से कहा था। आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मनोहर, उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। क्या हुआ मनोहर को? भैरव सिंह ने हैरत जताई। वो 24 घंटे से घर नहीं आया, रेखा ने कहा। थाने वालों को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है। क्या उसने आपसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि शायद आपको मालूम हो कि वो किस काम में बिजी है। सॉरी मिसेस बांगड़, भैरव सिंह ने थोड़ा ठहर कर जवाब दिया था। फिर थोड़ा हिचकिचा कर बोला था। मेरा ख्याल है कि आप मिस्टर जेम्स से बात करें, हो सकता है उन्हें। जेम्स साहब इस वक्त घर पर मौजूद नहीं हैं, रेखा ने कहा। आई सी, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि मनोहर कहाँ है। अगर पता चल गया तो मैं आपको सूचना दूंगा मिसेस बांगड़। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया तो रेखा की चिंता और बढ़ गई। ना जाने क्यों उसकी छठी इंद्री बार बार उसे एहसास दिला रही थी कि एसपी भैरव सिंह को मनोहर के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन वह जानबूझकर अनजान बनने का दिखावा कर रहा है। इस ख्याल ने रेखा को और भी उलझा दिया। उसने उठकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ तीसरा पैग उठाया और उसे एक ही सांस में खाली कर गई। आज रेखा मनोहर बांगड़ का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। 11:15 पर उसकी वहशत हद से बढ़ गई तो वो नाइटी में ही बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। लाउंज से गुजरकर उसने लॉन में जाने के इरादे से इमारत से बाहर कदम रखा तो पोर्टिको में अपनी गाड़ी खड़ी देखकर उसके जहन को ज़बरदस्त झटका लगा। वो अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करने की आदी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि शाम को जब वो अपनी एक सहेली से मिलकर वापस लौटी थी तो हमेशा की तरह गाड़ी गैरेज में खड़ी की थी। फिर ये गाड़ी यहाँ कैसे आ गई, उसने सोचा। तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती हुई वो कार के करीब गई तो ये देखकर हैरत में रह गई कि कार का दरवाज़ा लॉक नहीं था और चाबी इग्निशन में लटकती नज़र आ रही थी। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी जहन पर जोर देती रही। फिर अनायास वो आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। चाबी घुमाकर उसने इंजन स्टार्ट किया। उसके जहन में यही ख्याल था कि जल्दबाजी में शायद वो गाड़ी गैरेज में खड़ी करना भूल गई थी, शायद इस वजह से कि उसने मनोहर के साथ बर्थडे पार्टी में भी जाना था। मगर अब जबकि मनोहर बांगड़ का कोई पता नहीं था तो उसने यही मुनासिब समझा था कि गाड़ी को गैरेज में खड़ा करना ही बेहतर है। गेट पर खड़े हुए सशस्त्र गार्ड ने गेट खोलकर देखा तो सलाम किया।
रेखा ने आदतानुसार गर्दन जरा सी हिलाकर उसके सलाम का जवाब दिया और तेज़ी से गेट पार करके सड़क पर आ गई। उसके जहन में अब सिर्फ और सिर्फ मनोहर बांगड़ का ख्याल बाकी था और वह पूरे मनोयोग से उसी के बारे में सोच रही थी। रेखा के हाथ सावधानी से स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे थे और निगाहें सड़क पर जमी हुई थीं। करीब 45 मिनट तक वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाती रही। फिर आबादी से दूर निकल आने के बाद उसने गाड़ी को एक वीरान इलाके में पार्क किया और नीचे उतरकर उस तरफ बढ़ गई जिस तरफ थोड़े थोड़े फासले पर पुराने और छोटे छोटे मंदिर नज़र आ रहे थे। रेखा के चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो नींद में चल रही हो। उसकी लंबी घनेरी पलकें झपके बगैर पगडंडी जैसे रास्ते पर जमी हुई थी और वह बड़ी सावधानी से छोटे छोटे कदम उठाती आगे की तरफ बढ़ी जा रही थी। कुछ देर बाद वो एक बड़े मंदिर के करीब पहुंचकर रुक गई। मंदिर के प्राचीन दरवाजे पर एक नागिन की आकृति खुदी हुई नजर आ रही थी। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी खड़ी खाली खाली वीरान नज़रों से उस नागिन की आकृति को देखती रही। फिर उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। पुराना दरवाज़ा चरचराहट की रहस्यमय आवाज़ के साथ खुल गया। सामने शेषनाग की मूर्ति नज़र आ रही थी जो फन खड़ा किए खड़े थे। मूर्ति के दोनों तरफ बड़े बड़े 2 मिट्टी के दीपक जल रहे थे जिनकी कंपकपाती हुई रोशनी दीवारों पर अजीब सी भयानक आकृतियाँ बना रही थीं। रेखा जैसे नींद में ही चलती हुई शेषनाग की मूर्ति के करीब पहुंचकर रुक गई। उसी वक्त अंधेरे में से एक इंसानी आकार प्रकट होकर रेखा की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे से निकलकर वो रोशनी में आया तो उसके काले चेहरे के नाक नक्श स्पष्ट होने लगे। वो लच्छू के सिवा कोई दूसरा नहीं था। अपनी तमाम तर शैतानी के साथ वो रेखा के करीब पहुंचकर रुक गया। उसकी आंखों में शैतानी ताकतों का नाच जारी था। लच्छू के गंदे और घिनौने होठों पर विजयी मुस्कुराहट फैल गई। वो ललचाई हुई निगाहों से रेखा के उत्तेजक जिस्म के उतार चढ़ावों को देख रहा था, लेकिन रेखा हर बात से बेखबर शेषनाग की भव्य मूर्ति को एकटक देखे जा रही थी, जैसे उसका सारा ध्यान उसी एक बिंदु पर केंद्रित हो। फिर लच्छू की सरसराती हुई आवाज़ मंदिर में गूंजी, देवी रेखा, अब सपनों के संसार से बाहर आकर अपने इस सेवक की तरफ देख। उसकी आवाज़ सुनकर रेखा हड़बड़ाकर होश में आ गई। उसे माहौल का अंदाज़ा हुआ तो उसके गले से घुटी घुटी सी चीख निकलकर रात के सन्नाटे में दूर तक फैलती चली गई। खौफ के एहसास से सीने का उतार चढ़ाव तेज हुआ तो उसका हुस्न और कयामत खेज हो गया था। वो तेजी से पीछे हटती हुई दीवार के साथ जा लगी थी। लच्छू उसे अजीब सी निगाहों से तकता रहा था। रेखा कुछ सेकंड खौफ भरी नज़रों से माहौल का जायज़ा लेती रही। फिर उसकी निगाह लच्छू के गंदे वजूद पर पड़ी तो वो इस तरह चौंकी जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रही हो। घबराओ मत देवी रेखा, लच्छू ने संजीदगी से कहा। तुम भाग्य की धनी हो जो शेषनाग महाराज को तुम्हारी सुंदरता भा गई है। तुम गंदे और नापाक इंसान। लच्छू ने एक शैतानी ठहाका लगाया, फिर रेखा के करीब जाकर बोला, मनोहर बांगड़ इस संसार से दूसरे संसार की तरफ कूच कर गया है। हो सकता है उसकी आत्मा इस समय भी तुम्हारे इस सुंदर शरीर के आसपास ही कहीं मंडरा रही हो। अब वो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेगा। उसे भूल जाओ देवी रेखा। बको मत कालिए, रेखा ने झल्ला कर कहा। मैं कोई देवी बेवी नहीं हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुमने मेरे किसी नौकर को खरीद कर बेहोशी की दवा मेरी शराब की बोतल में? मेरा नाम लच्छू है सुंदरी, लच्छू तांत्रिक। लच्छू ने बड़ी खुरदुरी आवाज में जवाब दिया। मेरी शक्ति अपार है, मैं हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ। अपनी ही मिसाल ले लो, मेरे मन की मुरली। तुम्हारी इस पारदर्शी नाइटी में जो सुंदर शरीर मेरे दिल की आग को हवा दे रहा है, अपनी कार गैरेज में खड़ी करने के इरादे से जा रही थी, लेकिन मेरे सामने किसी सहमी हुई कबूतरी की तरह खड़ी हुई हो। ये लच्छू तांत्रिक की शक्ति का एक मामूली सा चमत्कार है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया है और तुम्हें खबर हो सकी। लच्छू के याद दिलाने पर रेखा को मनोहर बांगड़ की याद आई तो वह हैरत से उछल पड़ी। वो हकीकत में गाड़ी को गैरेज में खड़ी करने के इरादे से ही उसमें बैठी थी, लेकिन उसके बाद वो कैसे इस पुराने वीराने शेषनाग के मंदिर में आ पहुंची थी, ये बात उसके फरिश्तों तक को मालूम नहीं हुई थी। अनजाने खौफ से रेखा का नाजुक जिस्म लरज उठा। रेखा ने लच्छू और उसकी शैतानी ताकतों के बारे में बहुत सी अविश्वसनीय बातें सुन रखी थी। एक बार मनोहर बांगड़ ने भी उसे मशवरा दिया था कि वो हमेशा लच्छू के मनहूस साए से भी खुद को दूर रखने की कोशिश करे। रेखा ने लच्छू की अय्याशी और कमीनगी के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा था,
लेकिन इस वक्त वो लच्छू के खिलाफ कोई भी कदम उठा पाने में असमर्थ थी। इस वीराने में अगर वो पूरी ताकत से भी मदद के लिए चिल्लाती तो वहाँ दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गई, तो क्या लच्छू अपने गंदे और बदबूदार जिस्म से रौंद कर उसे बर्बाद करेगा और उसे मजबूरन लच्छू की इच्छा पूर्ति तक अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे बर्दाश्त करना होगा। रेखा के जहन में ये ख्याल किसी तेज़ बदबू के ज़बरदस्त भभूके की तरह उठा था तो उसका जी मितलाने लगा था। उसने खौफ भरे लहजे में पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे मन में जो ख्याल कुलबुला रहा है उसे मन से निकाल दो रेखा देवी, लच्छू ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। मैंने तुम्हें शेषनाग महाराज को खुश करने के लिए पसंद किया है। अब तुम्हारा ये सुंदर शरीर केवल शेषनाग महाराज की अमानत बन गया है। लच्छू तुम्हें बस देख सकता है, देखकर सिसकारी भर सकता है, परंतु तुम्हारे इस रस भरे सुंदर शरीर को छू नहीं सकता। तुमने मनोहर के बारे में कहा था कि वो, रेखा ने कुछ याद करके पूछा। उसके चेहरे पर खौफ के बादल मंडरा रहे थे। हाँ, मैंने ठीक ही कहा था, लच्छू मुस्कुराकर बोला। वो अब इस संसार में नहीं है, मर चुका है। उसे किसने मारा है? रेखा ने तेजी से पूछा। अब ये जानकर क्या करोगी देवी, जो होना था वो हो चुका, समय पलट कर कभी नहीं आता। तुम, रेखा ने लच्छू को नफरत भरी निगाहों से घूरा, तुम झूठ बोल रहे हो। समय बीत रहा है देवी, लच्छू ने रेखा की बात को नजरअंदाज करके कहा। प्रार्थना करो कि शेषनाग महाराज तुम्हारी सुंदरता की भेंट स्वीकार कर लें। क्यों? रेखा इस बार पागलों की तरह चीखी। वो भेंट का मतलब समझती थी। वो लच्छू को घूरते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते गंदे जादूगर। ऐसा अवश्य होगा सुंदरी, लच्छू सरसराती हुई आवाज में बोला। फिर उसने ना जाने कहाँ से एक तेजधार खंजर निकाला और उसे रेखा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम अगर खुशी खुशी अपने हाथों से अपना ये सुंदर शरीर काट कर अपना बलिदान दे दो तो शायद भवानी तुम्हें नागिन के रूप में नया जीवन दे दें। अगर मुझे तुम्हारी बलि देनी पड़ी तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, यू डर्टी स्वाइन, रेखा तड़प कर बोली। फिर वो पलटकर पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागना चाहती थी, लेकिन अपनी जगह पर ही कसमसा कर रह गई। किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैर धरती पर ही जकड़ रखे थे, ऐसा महसूस हो रहा था उसे। उसने पलटकर खौफ भरी नज़रों से लच्छू की तरफ देखा। लच्छू की आंखों में शैतानी साए नाच रहे थे। वो टकटकी बांधे बड़ी संजीदगी से रेखा की तरफ ही घूर रहा था। दोनों की निगाहें चार हुईं तो रेखा को एहसास हुआ जैसे उसका जिस्म तेज़ी से हल्का होता जा रहा हो। उसके जहन में जो आंधियां चल रही थीं वो बड़ी तेज़ी से ठंडी हवाओं में तब्दील हो गईं। खौफ का एहसास अर्धनिद्रा की हालत में तब्दील हो गया। रेखा ना चाहने के बावजूद लच्छू की तरफ देखने को मजबूर थी। वो उसकी आंखों में देखती रही और उसकी आंखों के सम्मोहन में डूबती चली गई। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। उसके बाद लच्छू की ठोस और सर्द आवाज़ उसके कानों में गूंजी, रेखा देवी, शेषनाग महाराज के चरणों में तुम्हारे सुंदर शरीर की भेंट चढ़ाने की घड़ी आ चुकी है। अपने सुंदर शरीर को वस्त्रों की कैद से मुक्त कर दो। रेखा ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। किसी रोबोट की तरह उसने खामोशी से अपने जिस्म पर मौजूद झीनी नाइटी उतार फेंकी। अब आगे बढ़ो रेखा देवी और शेषनाग महाराज के शरीर से लिपट जाओ किसी सुंदर नागिन की तरह। जब तक मैं तुम्हें दोबारा आवाज़ ना दूं, तुम नाग देवता के जिस्म से दूर नहीं होगी। तुम किस्मत की धनी हो कि नाग देवता ने तुम्हारे शरीर से मिलाप करने से इनकार नहीं किया है। रेखा ने इस बार भी लच्छू के निर्देश पर किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह अमल किया। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ी। नाग देवता की प्रतिमा के करीब जाकर उसने दोनों बाहें फैलाईं, फिर बड़े उत्तेजक ढंग से मूर्ति से जाकर लिपट गई। मूर्ति के गिर्द बाहों का घेरा तंग करने के बाद उसने अपनी दोनों टांगें भी मूर्ति के गिर्द लपेट लीं और पागलों की तरह उसे चूमने लगी। लच्छू कुछ कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। उसके होंठ अब किसी मशीन की तरह किसी मंत्र के जाप में हिल रहे थे। रेखा दीवानों की तरह मूर्ति से लिपटी आगे पीछे झूल रही थी। अचानक दीपक की रोशनी ने बड़ी तेज़ी से टिमटिमाना शुरू कर दिया। फिर ऐसा लगा जैसे इस छोटे से मंदिर में सैकड़ों नागिनों ने इकट्ठा होकर फुफकारना शुरू कर दिया हो। वो नज़र नहीं आ रही थीं, लेकिन उनके फुंकारने की आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई दे रही थीं।
लच्छू की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वो खंजर वाला हाथ ऊंचा करके आगे बढ़ा। फिर उसने खंजर का चमकता हुआ फल दस्ते तक रेखा के बाएं कंधे के पास गर्दन में उतार दिया। खून का फव्वारा उबल पड़ा तो लच्छू ने खंजर बाहर खींचकर गर्दन के दूसरी तरफ भरपूर वार किया। रेखा के जिस्म को दूसरा ज़बरदस्त झटका लगा, लेकिन कोई चीख नहीं उभरी। शायद लच्छू ने अपनी किसी गुप्त शक्ति से उसकी आवाज़ बांध रखी थी। रेखा के खूबसूरत जिस्म से गाढ़ा गाढ़ा खून निकल निकल कर उसके और नाग देवता के जिस्म को सुर्ख कर रहा था। वातावरण में नागिनों के फुंकार में तेज़ी आने लगी। लच्छू खुशी से नाच रहा था और फिर थोड़े थोड़े अंतराल से रेखा के जिस्म के विभिन्न हिस्सों पर खंजर से वार कर रहा था। कई बार रेखा की पकड़ नाग देवता की मूर्ति के जिस्म पर कमज़ोर पड़ी, लेकिन वो आखिरी सांस तक मूर्ति से लिपटे रहने की कोशिश में मौत से संघर्ष करती रही। मगर जब जिस्म और आत्मा का गठबंधन टूट गया तो उसका खून से लिथड़ा बदन मूर्ति से फिसलकर धूल भरे फर्श पर आ गिरा। इसके साथ ही नागिनों के फुंकारने की आवाज़ें भी आनी बंद हो गई। लच्छू खुशी में पागलों की तरह बहुत देर तक नाचता रहा। फिर शायद अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वो भी फर्श पर लेट गया और रेखा की लाश को बाहों में भरकर धूल भरे फर्श पर फैले खून में लोट लगाने लगा। अगला दृश्य। मरने वाले मासूम बच्चे की आत्मा ने अरुण चौधरी के जहन को झंझोड़ कर रख दिया था। अमर सिंह ने गुमशुदा फाइल के संबंध में अपराध स्वीकार करते हुए जो कहानी उसे सुनाई थी, पहले तो अरुण चौधरी उसे मनगढ़ंत ही समझता रहा, लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से उस बच्चे को अपने बिस्तर पर लेटे देखा था तो उसके होश उड़ गए थे। बच्चे ने अरुण चौधरी से भी बड़े दुखी भाव से पानी मांगा था। फिर वह उसके देखते देखते आंखों से ओझल हो गया था। वो रात अरुण चौधरी ने बड़ी परेशानी और बेचैनी से गुजारी थी। दूसरे दिन वो सोकर उठा था तो उसे हल्का हल्का बुखार था, लेकिन मन बहलाने के लिए वो ऑफिस चला आया था। वो दिखावे के लिए फ़ाइलों को उलट पुलट करता रहा, लेकिन उसके जहन में वही मरने वाला मासूम और बेगुनाह बच्चा कुलबुला रहा था। अगर वो किसी दूसरे शख्स की ज़ुबानी इन हालात के बारे में सुनता तो शायद कभी भी इन बातों पर यकीन ना करता। मरने के बाद भी किसी मुर्दे का बार बार लोगों को नज़र आना और जिंदों की तरह बातें करना अरुण चौधरी के लिए अविश्वसनीय बात ही थी। लेकिन जो कुछ वो खुद अपनी आंखों से पूरे होशो हवास में देख चुका था, उसे झुठलाना भी उसके बस की बात नहीं थी। इस बार भी वो एक फ़ाइल सामने रखे उसी बच्चे के बारे में सोच रहा था। वक्ती तौर पर अरुण चौधरी के जहन में रह रहकर बस यही ख्याल आ रहा था कि उस बच्चे की आत्मा के दिखाई देने के पीछे लच्छू का शैतानी दिमाग ही होगा। अरुण चौधरी का ख्याल था कि इस तरह लच्छू से डरा कर उससे वो खून सनी रूई हासिल करके अकेले ही खजाना हासिल करने के इरादे रखता था, जिस खजाने के लालच ने खुद अरुण चौधरी को धर्म और सच्चाई के रास्ते से भटक कर एक शैतानी प्रक्रिया द्वारा मासूम बच्चे की जान लेने पर मजबूर कर दिया था। रात भर वो यही सोचता रहा कि किस तरह वो इन हालात से छुटकारा हासिल कर सकता है, लेकिन कोई सूरत उसे नज़र नहीं आ रही थी। लच्छू को किसी तरह ख़त्म करके वो उसके गंदे जादू और बदकारियों से छुटकारा पा सकता था, लेकिन एक तो ये आसान काम नहीं था और दूसरे अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो भी जाता तो खून से भीगी वो रूई उसके किसी भी काम नहीं आ सकती थी। कम से कम लच्छू ने उसे यही यकीन दिलाया था कि बच्चे की आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया और मंत्र सिर्फ उसे ही मालूम हैं। जब तक वो मंत्र ना पढ़े जाएं, बच्चे की आत्मा सामने नहीं आएगी और अरुण चौधरी की ऐसी कोई कोशिश खुद उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। अरुण चौधरी इन्हीं ख्यालों में गुम था जब चपरासी ने आकर उसे मस्जिद के मौज़न कासिम रिजवी के आने की सूचना दी। अरुण चौधरी ने कासिम रिजवी को फ़ौरन अंदर बुला लिया। कासिम रिजवी किसी जायदाद के सिलसिले में किसी एक पक्ष की सिफारिश के लिए आया था। अरुण चौधरी ने उस जायदाद का रिकॉर्ड मंगवा कर देखा और फिर कासिम रिजवी से वादा कर लिया कि वो इस बारे में जो कुछ भी कर सकता है ज़रूर करेगा। इसके बाद उसने कासिम रिजवी के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाया। वस्सु से आपको किसी किस्म की शिकायत तो नहीं है? चाय के दौरान कासिम रिजवी ने पूछा। एक शिकायत है, अरुण चौधरी ने मुस्कुराकर कहा। वो क्या? कासिम रिजवी अचानक संजीदा हो गए थे। वो ये कि आपने इतना अच्छा और सेवा करने वाला लड़का दिलाने में इतनी देर कर दी। खुदा का शुक्र है कि आपको कोई शिकायत नहीं है, वरना बिना वजह की शर्मिंदगी उठानी पड़ती। ये ख्याल है आपका। मैं तो आपसे पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुआ था। अरुण चौधरी ने स्वीकार किया। ज़र्रा नवाजी है आपकी, वरना बंदा किस काबिल है? कासिम रिजवी ने चाय का घूंट लेकर कहा, फिर थोड़ा रुक कर बोले।
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तकल्लुफ़ छोड़िए रिजवी साहब, जो पूछना है बेधड़क पूछिए। मेरा ख्याल है कि आप किसी जहनी उलझन के शिकार हैं, कासिम रिजवी ने दबी ज़ुबान से कहा। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पिछली रात से हल्का बुखार है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है, अरुण चौधरी ने टालने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा एक मशविरा है, कासिम रिजवी पहलू बदल कर बोले। अगर आप बाबा राहत से अभी तक नहीं मिले तो अब मिल लें। उनकी दुआओं से ना सिर्फ बुखार जाता रहेगा, बल्कि आप उस खबीस की चालबाजियों से भी महफूज रहेंगे जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। आपका इशारा शायद लच्छू की तरफ है, अरुण चौधरी ने संभल कर कहा। अजी नाम ना लीजिए उस मनहूस का, मुझे तो उसका नाम सुनकर ही घिन महसूस होने लगती है। कासिम रिजवी की ज़ुबानी बाबा राहत का नाम सुनकर अरुण चौधरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे तपते हुए रेगिस्तान में उसे पानी का चश्मा नज़र आ गया हो। अपने मिलने जुलने वालों से वो राहत बाबा के बारे में और उनके चंदनगढ़ में आकर ठहरने के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। उसे ये भी बताया गया था कि लच्छू, जो काले जादू का माहिर होने की वजह से पूरे इलाके में दंदनाता फिरता है, वो राहत बाबा के आस्थाने की तरफ से गुजरने से भी कतराता है। कासिम रिजवी की ज़ुबानी राहत बाबा का नाम सुनकर अरुण चौधरी के जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि वो जल्दी से जल्दी राहत बाबा से मिलने की कोशिश करेगा। वो उनसे उस बच्चे के बारे में ढके छुपे ढंग से पूछने की कोशिश करेगा जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। आप किस सोच में पड़ गए? कासिम रिजवी ने अरुण चौधरी की लंबी होती खामोशी को महसूस करके पूछ लिया था। फिर वो दबी ज़ुबान में बोले, पीर मुरीदी का मैं भी ज़्यादा कायल नहीं हूँ, लेकिन राहत बाबा की बात ही कुछ और है। वो तावीज़ गंडों और टोने टोटकों के भी खिलाफ हैं और ज़्यादातर इबादत में मगन रहना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, एक नज़र में ही सब कुछ भाप लेते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुन रखा है, अरुण चौधरी संजीदगी से बोला। मेरी बदकिस्मती है कि मैं अब तक उनके दर्शन नहीं कर सका, लेकिन आपके मशवरे के बाद मैं अब पहली फुर्सत में उनके आस्थाने पर हाज़िरी देने की कोशिश करूँगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अचानक मरने वाले बच्चे की मासूम आवाज़ अरुण चौधरी के कानों में गूंजी तो वो चौंक उठा। फिर उस वक्त तो उसकी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उसने उस बच्चे को कासिम रिजवी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठे हुए देखा। बच्चे की आंखों में इस वक्त इंतकाम की चिंगारियां चटक रही थीं। उसने अरुण चौधरी को घूरते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम मेरे मुजरिम हो और जब तक अपने किए की पूरी सज़ा नहीं भुगत लोगे मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने राहत बाबा के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। मेरी नज़रों में अभी तक वो गवाहियाँ मौजूद हैं जो तुम्हें कातिल साबित कर सकती हैं। तुम क्या चाहते हो? अरुण चौधरी के मुंह से निकला। जी? कासिम रिजवी ने चौंक कर अरुण चौधरी की तरफ देखा और हैरत भरी आवाज़ में पूछा, कुछ मुझसे फरमाया आपने? जी नहीं, अरुण चौधरी ने झेप कर कहा। फिर बात बनाते हुए बोला, दरअसल मेरा जहन किसी और ख्याल में उलझा हुआ है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। कासिम रिजवी दो चार बातें करके उठ खड़े हुए। अरुण चौधरी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका ध्यान तो बार बार उस कुर्सी की तरफ बंट रहा था जिस पर वो मकतूल बच्चा अब तक मौजूद था, लेकिन कासिम रिजवी उसे नहीं देख सकते थे। मैं अपनी गलती मानता हूँ, कासिम रिजवी को विदा करके अरुण चौधरी ने कहा, लेकिन जो कुछ हो चुका है उस पर हाथ मलने के सिवा कुछ भी तो नहीं किया जा सकता। तुमने मेरी आत्मा को जिस यंत्रणा में डाल रखा है उसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे ने होठ चबाते हुए बेबसी से कहा, मेरे दिल के खून से दीपक जलाकर तुम खजाने तक पहुंच सकोगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आत्मा तब तक इसी दुनिया में भटकती रहेगी जब तक मैं पेट भरकर पानी नहीं पी लूँगा। प्यास ने मेरी आत्मा की उड़ान की ताकत को ख़त्म कर रखा है। तुम अरुण चौधरी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? माफ़ करना या सज़ा देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम मुझे पानी पिला दोगे तो मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अभी पानी पिलाता हूँ। अरुण चौधरी ने तेज़ी से उठकर थर्मस से पानी निकाला और भरा हुआ गिलास लेकर पलटा तो बच्चा कुर्सी से गायब था। तुम कहाँ हो? अरुण चौधरी ने इधर उधर देखते हुए दबी ज़बान में पूछा। मेरी आत्मा हवा में लटकी हुई है, बच्चे की दर्द भरी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी। तुमने मुझे जिस मुसीबत में डाल रखा है उसके लिए भगवान ही तुमसे समझेगा। ईश्वर का इंसाफ ही मेरी व्याकुल आत्मा को शांत कर सकेगा। बच्चे के आखिरी शब्दों ने अरुण चौधरी को हिला कर रख दिया। गिलास उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। इधर
इंस्पेक्टर मनोहर बांगड़ के बाद उसकी बीवी रेखा की भी रहस्यमय मौत ने चंदनगढ़ के प्रशासन में हड़कंप मचा दिया था। रेखा की लाश नदी किनारे पूर्णतः नग्नावस्था में पाई गई थी। उसके जिस्म पर खंजर से वार करने के बेशुमार गहरे घाव मौजूद थे। लाश के आसपास से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जो कातिल की तरफ कोई इशारा भी कर सकता। एक आम ख्याल जो सबके दिलों में जड़ जमा चुका था वो ये था कि कातिल ज़रूर कोई सेक्स किलर था। उसने फ़ोन करके रेखा को घर से बुलाया था, उसके साथ बलात्कार किया। फिर इस डर से कि कहीं रेखा उसके बारे में किसी को या पुलिस को बता ना दे, बड़ी बेदर्दी और वहशीपन से उसे मौत की नींद सुला दिया था। बांगड़ के मकान के गार्ड का बयान था कि रेखा जिस वक्त घर से निकली थी उस वक्त उसने सिर्फ नाइट गाउन पहन रखा था। चौकीदार के इस बयान की रोशनी में यही सोचा गया था कि कातिल रेखा का कोई जानकार ही था और उनमें अच्छी खासी दोस्ती होने की भी संभावना थी, वरना रेखा का रात गए किसी से सिर्फ नाइटी पहनकर मिलने चले जाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन इन तमाम अनुभवों के साथ साथ कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब पुलिस और पुलिस के विशेषज्ञों के पास भी नहीं था। रेखा की लाश के करीब ना तो किसी किस्म की हाथापाई के निशान मिले थे, ना ही उसकी नाइटी मिली थी। गार्ड का कहना था कि गाड़ी खुद रेखा ड्राइव करके ले गई थी, लेकिन उसकी गाड़ी उसकी लाश से करीब 2 मील दूर एक रिहायशी कॉलोनी में खड़ी पाई गई थी। गाड़ी के स्टीयरिंग पर किसी किस्म के फिंगरप्रिंट नहीं पाए गए थे। उस कॉलोनी के बहुत से लोगों को भी खंगाला गया था, लेकिन कोई काम की बात नहीं बता सका था। जो चौकीदार रात की ड्यूटी पर थे उनका भी यही कहना था कि उन्होंने उस गाड़ी को नहीं देखा था कि उसे कौन और किस वक्त उस कॉलोनी में खड़ा कर गया था। इसके अलावा ये भी सोचने की बात थी कि अगर कातिल को सिर्फ रेखा के खूबसूरत जिस्म से ही मतलब था तो उसने गाड़ी को वहाँ से क्यों हटाया था, उसकी नाइटी क्यों गायब की गई। सबसे अहम बात पुलिस की रिपोर्ट में जो थी वो ये थी कि रेखा पर जो भी गुजरी थी वो किसी दूसरी जगह गुजरी थी और बाद में उसकी लाश ठंडी हो जाने और अकड़ जाने पर इस जगह लाकर डाला गया था जहाँ से वो बरामद की गई थी। जेम्स के नेतृत्व में इस वक्त भी 3 आदमी रेखा के कत्ल की गुत्थी पर मत्था पच्ची करने में व्यस्त थे। एक चंदनगढ़ का एसपी भैरव सिंह था जिसने आखिरी बार फ़ोन पर रेखा से बात की थी, लेकिन जेम्स के खौफ से भैरव सिंह ने रेखा को मनोहर बांगड़ के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने जेम्स से भी नहीं बताया था कि उसकी फ़ोन पर रेखा से कोई बात हुई थी। भैरव सिंह एक घाघ पुलिस ऑफिसर था और अच्छी तरह जानता था कि किसी ऐसे मामले में जिसमें कोई बड़ा आदमी संलिप्त हो उसके बारे में ज़ुबान बंद रखना ही बेहतर रहता है। रेखा के सिलसिले में भी वो इसी पॉलिसी से काम कर रहा था। दूसरा ऑफिसर मिलिट्री इंटेलिजेंस का नौजवान मेजर सुनील था जिसे जेम्स की दावत पर इस टीम में शामिल किया गया था। तीसरा शख्स सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राणा था जो इंस्पेक्टर मनोहर बांगड़ के बाद फ़िलहाल पुलिस स्टेशन का एसओ था। इस मीटिंग का चीफ खास तौर पर जेम्स को बनाया गया था। जेम्स ने इस मामले से दूर रहने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन इसके ऑर्डर चूंकि सीधा प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जारी किए थे, इसीलिए वो मजबूरन मीटिंग में शामिल था। मेरा ख्याल है कि रेखा की मौत का संबंध भी किसी न किसी तरह इंस्पेक्टर बांगड़ की मौत की ही एक कड़ी के रूप में स्थापित होगा। मेजर सुनील ने अपनी राय प्रकट की, फिर पहलू बदल कर बोला, क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम पहले इंस्पेक्टर बांगड़ के असली कातिल को तलाश करने की कोशिश करें? मैं इस सिलसिले में 2 एक्सपर्टों की सेवाएं प्राप्त कर चुका हूँ, जेम्स ने होंठ चबाते हुए उदास लहजे में कहा। वो जूलिया को हिप्नोटाइज करने के बाद भी ये नहीं मालूम कर सके कि उसने बांगड़ पर और मुझ पर जानलेवा हमले की कोशिश क्यों की थी, बल्कि वो तो सिरे से गोली चलाने के जुर्म से ही इनकार कर रही है। एक्सपर्ट इस बात पर भी एकमत है कि जूलिया एकदम सही दिमाग और होशो हवास में है। लेकिन आपने जो बयान दिया था वो, मेजर सुनील ने दबी आवाज़ में कुछ कहना चाहा। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ, जेम्स ने उसकी बात काटकर पूरी संजीदगी से कहा। वो ऑटोमेटिक पिस्टल अभी तक पुलिस की कस्टडी में है जिस पर जूलिया के फिंगरप्रिंट मिले हैं। आपका ज़ाती ख्याल क्या है? भैरव सिंह ने पहली बार बातचीत में हिस्सा लेते हुए खास तौर पर जेम्स को संबोधित किया था और बहुत दूरदर्शिता से काम लेते हुए आगे कहा था, क्या आपके ख्याल में हम इंस्पेक्टर मनोहर बांगड़ की मौत को रहस्यमय नहीं कह सकते? मेरा मतलब है, जब आपकी वाइफ सिरे से ही इस घटना से इनकार कर रही हैं कि उन्होंने इंस्पेक्टर बांगड़ या आप पर कोई जानलेवा हमला किया था, तो क्या ये नहीं सोचा जा सकता कि उस वक्त उनका जहन किसी दूसरे के इशारों पर काम कर रहा था और होश में आने पर? मिस्टर भैरव सिंह, मेजर सुनील ने बड़ी संजीदगी के साथ तेजी से पूछा, क्या आप इन रहस्यमयी बातों पर यकीन करते हैं? बात यकीन की नहीं, परिस्थिति जन्य सबूतों की है। हमारे सामने असंख्य ऐसी घटनाएं हैं और दुर्घटनाएं हैं जिनके घटने की वजहें बड़ी अविश्वसनीय हैं। काले जादू की हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
गंदे जादू के माहिर अपने गंदे जादू और जंतर मंतर से अपने दुश्मनों को हैरत भरे ढंग से मौत के घाट उतार देते हैं। मरने वाला बंद कमरे में पाया जाता है, जहां कोरी हंडिया के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं। ये हंडियां होली के मौके पर खास तौर से गंदे अघोरी या ओझा वगैरह उड़ाते हैं, जो ठीक अपने निशाने पर जाकर लगती हैं और निशाने को मौत के घाट उतार देती हैं। ऐसे मामलों में जहां जंतर मंतर वगैरह से काम लिया गया हो, कानून कुछ नहीं कर सकता। हम लोग बेबस होकर रह जाते हैं। आई सी, मेजर सुनील ने सपाट आवाज में कहा। इसका मतलब आपका इशारा लच्छू तांत्रिक की तरफ है, जो काले जादू के मामले में बहुत बदनाम है, लेकिन अभी तक छुट्टा घूम रहा है। जी हाँ, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम लच्छू पर हाथ डाल सकें। भैरव सिंह ने संजीदगी से दांत पीसकर कहा। चंदनगढ़ में अक्सर जो अप्राकृतिक मौतें होती रही हैं, उनमें लच्छू का नाम आता रहा है, लेकिन सबूत के बगैर हम उसे हवालात में नहीं डाल सकते। हो सकता है इंस्पेक्टर बांगड़ के हाथ कोई ऐसा सबूत लग गया हो जिसके बल पर वो लच्छू के हाथों में हथकड़ियाँ डाल सकता हो, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इंस्पेक्टर बांगड़ आज हमारे दरमियान जिंदा नहीं है। जिसे कातिल समझा जा रहा है, उसे इस बात से भी इनकार है कि उसने किसी पर कातिलाना हमला किया है। एक्सपर्ट उसकी शख्सियत को पूर्ण रूप से और ख़ास तौर पर जहनी हिसाब से फिट करार देते रहे हैं। ताज्जुब की बात यह भी है कि इंस्पेक्टर बांगड़ दूर खड़े होने के बावजूद दोनों गोलियों का निशाना बन गए। एक गोली उनके माथे पर लगी और दूसरी सीने में ऐन दिल के ऊपर। मगर जेम्स साहब करीब होने के बावजूद इस तरह हैरत अंगेज ढंग से साफ बच गए कि इनके जिस्म पर खरोंच तक नहीं आई। और ये पॉइंट भी ख़ास तौर पर गौरतलब है कि जेम्स साहब पर गोली चलाने के बाद मिसेस जेम्स भी हैरत भरे ढंग से बेहोश हो गई थीं। सब इंस्पेक्टर राणा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। जेम्स साहब पर चलाई गई पहली गोली के बाद असूलन मिसेस जेम्स को मैगजीन में मौजूद बाकी गोलियां भी इस्तेमाल करनी चाहिए थीं, लेकिन कातिलाना हमले का वो वहशतनाक सिलसिला वहीं पर टूट गया था। ऐसा आमतौर पर उसी वक्त होता है जबकि हमलावर को कोई मानसिक बीमारी हो या फिर वो अचानक कानून की पकड़ में आ गया हो। लेकिन मिसेस जेम्स के साथ तो ऐसी कोई स्थिति पेश नहीं आई थी। वो उस वक्त अपनी ही छत के नीचे मौजूद थी, इसीलिए उनका हमला तो ज़्यादा तेज़, सख्त और भयानक होना चाहिए था। मगर 1 मिनट, मेजर सुनील ने राजेंद्र राणा को हाथ उठाकर खामोश होने का इशारा करते हुए कहा। क्या आप भी भैरव सिंह जी की तरह इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिसेस बांगड़ की मौत में किसी अदृश्य और अलौकिक या शैतानी ताकत का हाथ है? इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राणा मेजर सुनील के सवाल का कोई जवाब देता, जेम्स, जो खामोश बैठा किसी सोच में गुम था, वो बोल उठा। मैं किसी भी रूप में जूलिया के हक में कोई बयान देकर केस की तफ्तीश पर असर डालने की कोशिश नहीं करूंगा। फिलहाल हमारे सामने सबसे अहम मसला रेखा की भयानक मौत का है, जिसका सुराग लगाने के लिए आप सबको यहाँ सरकार की तरफ से इकट्ठा होने की जहमत दी गई है। हमें दूसरी तमाम बातें भुलाकर सिर्फ और सिर्फ रेखा के कातिल को तलाश करना है, चाहे वो कोई भी हो। क्या इस काम के लिए अभी तक कोई तफ्तीशी ऑफिसर नहीं नियुक्त किया गया? मेजर सुनील ने संजीदगी के साथ पूछा। रेखा की मौत की तफ्तीश कौन करेगा, इसका फैसला भी आप लोगों को ही करना है। जेम्स ने बारी बारी उन लोगों के चेहरों पर देखते हुए कहा। लच्छू के बारे में आपका ज़ाती ख्याल क्या है? मेजर सुनील ने भी दबी जुबान से पूछा। क्या कभी आपको भी किसी ऐसी घटना का पता चला है जिसे हैरत अंगेज या अविश्वसनीय कहा जा सके? वो काला सुअर हमारे लिए एक खतरनाक कीटाणु है, जेम्स ने पहली बार नफरत भरे लहजे में कहा। मेरे बस में होता तो मैं तुरंत उसे तोप के मुंह से बांध कर उड़वा देता। ही इज सन ऑफ अ बिच, बास्टर्ड। क्या रेखा की मौत में उसका हाथ हो सकता है? हाँ, जेम्स होंठ चबाते हुए बोला। खूबसूरत औरतों के मामलों में वो बेहद कमीना और नदीदा साबित हुआ है। इसके अलावा उस हरामजादे को सिफली और काले जादू में भी महारत हासिल है, इसीलिए वो अब तक कानून की पकड़ से बचा हुआ है। मैंने किसी किताब में एक उसूल पढ़ा था मिस्टर जेम्स, मेजर सुनील ने संजीदा लहजे में कहा। अगर चेचक के एक मरीज को मार देने से हज़ारों स्वस्थ लोगों की जानें बचती हों तो उस मरीज को जल्द से जल्द मार देना चाहिए। लेकिन जेम्स ने कुछ कहना चाहा। इसके लाखों तरीके हैं, मेजर सुनील ने मुस्कुराकर कहा। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, सिर्फ नीयत सच्ची होनी चाहिए। मेरा मशवरा है कि अगर मेजर सुनील को ही रेखा के कत्ल का मामला सौंप दिया जाए तो हमारे और भी कई मसले हल हो सकते हैं, एसपी भैरव सिंह ने सुझाव दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जेम्स ने कहा। शायद उसे भी भैरव सिंह का मशवरा पसंद आया था। मैं तैयार हूँ, मेजर सुनील ने बड़ी दिलेरी से हामी भर ली। मेरा दिल गवाही देता है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे जनाब। नौजवान सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राणा ने अपनी शुभकामनाएं भेंट की।
लेकिन इससे पहले कि मेजर सुनील उसे धन्यवाद देने के लिए कुछ कहता, कमरे में सरसराती हुई एक स्त्री की आवाज़ उभरी। रेखा मरी नहीं है, अमर हो गई है मूर्खों। उसे नाग देवता ने स्वीकार कर लिया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो नाग देवता के पुराने मंदिर में जाकर देख लो, जहां देवी रेखा ने नाग देवता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। कमरे में मौजूद चारों आदमियों की निगाहें एक साथ पूर्वी कोने की तरफ घूम गईं, जहां एक नागिन फन काढ़े लहरा रही थी। कौन हो तुम? मेजर सुनील ने नागिन पर नजरें जमाए जमाए पूछा। इसके साथ ही उसने बड़ी महारत और फुर्ती से अपना सर्विस रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। मेरा नाम राधा है, नागिन लहरा कर बोली। नाग देवता ने कभी मेरी भेंट भी स्वीकार की थी और प्रसन्न होकर मुझे नागिन का सुंदर रूप प्रदान किया था। अगले चंद्रमाह तक देवी रेखा भी नागिन का सुंदर रूप धार लेगी। मेजर सुनील ने बिजली की सी तेजी से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया और ट्रिगर दबा दिया। कमरे में गोली चलने का जोरदार धमाका गूंजा। नागिन तड़प कर फर्श पर गिरी, लेकिन इससे पहले कि मेजर सुनील का रिवॉल्वर दूसरा फायर करता, नागिन का जिस्म धुआं बनकर हवा में उड़ गया। फिर वही नारी स्वर कमरे में गूंजा। तुमने मेरी सुंदरता बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं तुम्हें इस पाप की ऐसी सज़ा दूंगी कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। मेजर सुनील की आंखों ने जो कुछ देखा था और कान जो कुछ सुन रहे थे, वो उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। बाकी के तीनों आदमी भी स्तब्ध खड़े एक दूसरे को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। अगला दृश्य। बाबा राहत अपने कमरे में सजदे से उठे ही थे कि उनकी आंखें चमकने लगीं। वो इस तरह चारों तरफ देखने लगे जैसे उन्हें किसी की तलाश हो। आमतौर पर वो बड़े सब्र और सुकून वाले शख्स थे। वो हमेशा नीची आवाज़ में बातें करने के आदी थे। उनकी नूर भरी आंखों में हमेशा स्नेह, दुलार और प्यार का जज्बा हिलोरे लेता नजर आता था। किसी का दिल दुखाना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन अनापेक्षित रूप से आज जब उनकी आंखों की रंगत बदली तो बैठे बैठे वो इस तरह चौंके थे जैसे कोई अनोखी बात हो गई हो। कुछ क्षण के लिए उनकी आंखों में सख्त गुस्से का रंग झलका था, लेकिन फिर वो तेज़ी से खिसक कर जाए नमाज पर सजदा रेज हो गए। इस हालत में वो काफ़ी देर तक रहे और दबी ज़ुबान में कुछ दुआएं भी पढ़ते रहे। काफ़ी देर तक उनकी इस हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर जब उन्होंने सजदे से सिर उठाया था तो उनकी आंखें आंसुओं से तर थीं। एक बार उन्होंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर वो संभल कर बैठ गए। खुदाबंद करीम, तू बड़ा रहीम और करीम है। तू दिलों के भेद जानता है। ये शैतान भरपूर है जो बंदों को अपना दोस्त बनाने के लिए नित नए सब्ज बाग दिखाता है, और जब नासमझ इंसान उसके रंग में पूरी तरह रंग जाता है तो वो उससे दोस्ती छोड़कर किसी नए शिकार की तलाश में चल देता है। लेकिन ऐ जहाँ के मालिक, तू चाहे तो हवाओं के रुख फेर दे, मुर्दा जिस्म में जान डाल दे, सूखे दरख्तों को हरा कर दे। तेरा ये बंदा हाथ बांध कर दरखास्त पेश करता है कि तेज़ हवाओं का रुख मोड़ दे मेरे मालिक, वरना बहुत सारी जानें ज़ाया हो जाएंगी। मैं तेरी मसहतों से नावाकिफ़ हूँ, लेकिन इस हकीर बंदे को भी तूने ही नवाजा है, इसीलिए तेरे ही आगे हाथ फैलाकर तुझसे तेरे रहमो करम की भीख मांग रहा हूँ। आगे जो तुझे मंजूर हो। राहत बाबा की बात ख़त्म ही हुई थी कि चितकबरे रंग का एक कबूतर आस्ताने में दाखिल हुआ और ज़मीन पर बैठ गया। राहत बाबा का सारा ध्यान उस कबूतर की तरफ केंद्रित हो गया जो गुटरगूं की आवाज़ निकालता जाता था और दायरे की शक्ल में घूमता जाता था। हर बार उसके रंग ढंग में तब्दीली आती जा रही थी। पहले वो चितकबरे से सफ़ेद हुआ, फिर सलेटी रंग अपनाने लगा, उसके बाद उसका रंग सुर्ख हो गया। उसकी हरकतों में वहशत शामिल होने लगी। उसकी छोटी छोटी आंखों से खून की बूंदें टप टप ज़मीन पर गिरने लगीं। फिर एक एक करके उसके पर झड़ कर गिरने लगे, लेकिन वो उस वक्त तक घूमता रहा जब तक कि उसका आखिरी पर भी उसके जिस्म से अलग होकर गिर नहीं पड़ा। उसके बाद वो चकरा कर ज़मीन पर गिरा तो राख का ढेर बन गया। फिर हवा का एक तेज़ झोंका आया और राख को भी उड़ा कर ले गया। राहत बाबा ने इस तरह खौफ से झुरझुरी ली जैसे कोई खौफनाक ख्वाब देखकर कांप उठे हों। जल्दी से तस्वीर निकाल कर वो फिर तस्वीर पर उंगलियां चलाने लगे। उनकी उंगलियां देर तक सदली दानों पर फिरती रहीं, फिर अचानक थम गईं। इसके साथ ही राहत बाबा के चेहरे पर खिंचाव पैदा होना शुरू हो गया। उन्होंने निगाहें फेर कर बाईं तरफ देखा, जहां अबू अल रशीद बैठा होठों में ही मुस्कुरा रहा था। तुम्हें याद है अबू अल रशीद कि पिछली मुलाकात में तुमने मुझे कहवा पीने की दावत दी थी? राहत बाबा ने बड़ी संजीदगी से पूछा। जी हाँ, और मैंने कहा था कि तुम मुझे भी बातों बातों में उड़ाने की कोशिश करने लगे हो। राहत बाबा की नज़रें अबू अल रशीद के चेहरे पर जमी हुई थीं। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने कभी आपकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की।
अबू अल रशीद ने फौरन गंभीर होते हुए पूछा। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ, राहत बाबा ने पहलू बदल कर जवाब दिया। कासिम रिजवी उस भटके हुए इंसान को मेरे आस्थाने पर आने का मशवरा दे रहा था, लेकिन तुमने मकतूल बच्चे की शक्ल में आकर उसे धमकी देकर खौफजदा कर दिया। मैंने यही मुनासिब समझा था कि वो खुद ही ठोकरें खाकर संभलने की कोशिश करे। अबू अल रशीद ने धीरे से जवाब दिया था। मुनासिब समझने वाली बात तो सिर्फ उस खुदाबंद करीम की है, वो जिसे चाहे इज्जत बख्श दे, जिसे चाहे जिल्लत और रुसवाई से दो चार कर दे। राहत बाबा ने तेज नज़रों से अबू अल रशीद को घूरते हुए कहा था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपनी जात के दूसरे पहलू पर ज्यादा ध्यान दो। तुम्हारी वो हैसियत मुझे ज्यादा पसंद है। उस मरदूद ने रेखा को भी अपनी कमीनगी की भेंट चढ़ा दिया। अबू अल रशीद ने बात बदल कर कहा। मेजर सुनील ने राधा नाम की नागिन के कहने पर नाग देवता के मंदिर का दौरा किया तो वो स्तब्ध रह गया था। मंदिर में खून की पहेली भी हल हो गई थी और वो लिबास भी मिल गया था जो रेखा ने पहन रखा था। राहत बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अबू अल रशीद को घूरते रहे। अब शायद मेजर सुनील का चालान भी कटने वाला है। अबू अल रशीद ने बात जारी रखी। राधा नागिन ने उसे कत्ल कर देने का नोटिस दे दिया है, और इस इत्तला के बाद शायद तुम मुझे ये बतलाने की कोशिश करोगे कि वो खबीज नाग देवता को बस में करने के लिए नदी किनारे नंग धड़ंग एक वीरान कोने में आधा जिस्म पानी में डाले और गंदे और नापाक अमल में लगा मंत्र पढ़ रहा है, और उस बेहुदा अमल के पूरा होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। क्या इसके बाद शाही खजाना उसके हाथ लग जाएगा? अबू अल रशीद ने तेजी से पूछा। यही सवाल तुमने पहले भी किया था, और आपने मुझे पहले भी टाल दिया था। खोपड़ी ठंडी रखो अबू अल रशीद, राहत बाबा ने धीमे लहजे में कहा था। तुमने मेरी बात टालने के लिए रेखा की मौत का जिक्र छेड़ दिया था, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुमने अरुण चौधरी को मेरे पास आने से रोक दिया। वो भटका हुआ आदमी है, उसे सीधा रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। आपने ही कहा था मेरे मोहतरम यानी आदरणीय कि अल्लाह के भेद अल्लाह के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। अबू अल रशीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। मैं अब भी अपनी कही हुई बात पर कायम हूँ, लेकिन वो ऊपर वाला कभी कभी इंसानों की रहनुमाई के लिए कोई जरिया भी पैदा कर देता है। आप कलम बुजुर्गी और तजुर्बे में मुझसे बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। अबू अल रशीद ने इस बार सपाट और रूखे लहजे में कहा था। मेरा ख्याल है कि तहसीलदार अब भी आपके एक इशारे पर खींचा आएगा। तुम इन बातों की बारीकियों को नहीं समझोगे, बाबा राहत ने दबी जुबान से कहा। मैं बराबरी का दावा भी नहीं करूँगा मेरे मोहतरम, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी तख्लीक यानी रचना आग से हुई है। हमें ये इख्तियार है कि हम जब चाहें जो चाहें शक्ल अपना सकते हैं। जहाँ हवा भी ना जा सके वहाँ भी हमारा गुज़र बगैर किसी दुश्वारी के हो जाता है। कुदरत ने अपनी नियामतों से थोड़ा बहुत हमें भी नवाज रखा है। संभलो अबू अल रशीद, राहत बाबा ने उसे समझाने की कोशिश की। जो बातें घमंड की श्रेणी में आती हों उन्हें खुदा भी पसंद नहीं करता, और कल क्या होने वाला है ये भी उसके सिवा किसी को नहीं मालूम। अबू अल रशीद ने पहलू बदल कर जवाब दिया। ये नुक्ता भी आपने ही मुझे याद कराया था। मैं तुम्हें शांति और सब्र से काम लेने के लिए कहूँगा। मेजर सुनील के सिलसिले में आप क्या कहते हैं? अबू अल रशीद ने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। क्या राधा नागिन उसकी मौत का सबब बन जाएगी? गैब के हाल सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। इसका तो यही मतलब हुआ कि अरुण चौधरी आपसे मिल लेने के बाद भी जिंदगी की जमानत हासिल नहीं कर सकता था। अबू अल रशीद के लहजे में व्यंग शामिल था। तुम भूल रहे हो अबू अल रशीद कि मैं तुम्हारे बुजुर्गों का दोस्त हूँ, राहत बाबा ने मध्यम आवाज में कहा। बहरहाल अगर आपको मेरी वजह से दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अरुण चौधरी को कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई और मदद की ज़रूरत होगी, थोड़ा ठहर कर बाबा राहत ने कहा। कामयाबी या नाकामी का हाल कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा साथ अरुण चौधरी को बहुत सी दुश्वारियों से बचा लेगा। उसे मेरी क्या ज़रूरत होगी मेरे मोहतरम, उसके साथ तो लच्छू होगा। लच्छू के अलावा और गंदी ताकतें और बदरूहें भी होंगी जो नेकी के बजाय बदी का साथ देंगी। जीत किसकी होगी? अबू अल रशीद ने तेजी से पूछा, लेकिन राहत बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वो पूरी तन्मयता से अबू अल रशीद की आंखों के जरिए उसके दिल की गहराइयों में गोता लगाते रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद की तो अबू अल रशीद इस तरह चौंका जैसे कुछ देर के लिए वो दुनिया जहान से बिल्कुल बेखबर हो गया था। काफ़ी देर तक वो राहत बाबा को टकटकी बांधे देखता रहा, लेकिन जब वो आंखें मूंदे अपनी ही दुनिया में मगन रहे तो अबू अल रशीद भी अचानक गायब हो गया। और इधर अरुण चौधरी बिस्तर पर लेटा किसी गहरे ख्याल में गुम था।
वत्सु उसके करीब ही बैठा था। इस वक्त रात के 10 बजे थे और माहौल पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। इसकी वजह यह भी हो सकती थी कि अरुण चौधरी और वत्सु दोनों अपनी अपनी जगह गुमसुम थे। फिर फोन की घंटी बजी तो अरुण चौधरी इस तरह चौंका था जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। तेजी से उठकर उसने पहले फोन को घूरा, फिर तीसरी घंटी पर उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं शीतल बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से बीवी की आवाज़ सुनकर अरुण चौधरी ने राहत की सांस ली। वापसी का इरादा कब तक है? उसने सामान्य लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है कि अभी मुझे कुछ दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। कुशल मंगल तो है। मम्मी की हालत दोबारा बिगड़ गई, लेकिन अगर आप कहें तो वापस आ जाती हूँ। नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, अरुण चौधरी कुछ सोचकर बोला। बंटी कैसा है? आपको बहुत याद करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1-2 दिन के लिए इलाहाबाद आ जाएं? शीतल ने दबी जुबान से कहा था। बंटी का दिल भी बदल जाएगा और हो सकता है कि वापसी में मैं भी आपके साथ। तुम मेरी वजह से बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यहाँ बिल्कुल आराम से हूँ, अरुण चौधरी ने पहलू बदलकर जवाब दिया। रही मेरे आने की बात तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। काम कुछ इस तरह आ पड़े हैं कि छुट्टी भी नहीं ले सकता। हो सकता है कि 7-8 दिन के लिए दौरे पर भी जाना पड़े, उसके बाद ही तुम्हें लेने आऊँगा। जैसी आपकी मर्जी, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, शीतल ने प्यार भरे लहजे में कहा। अरुण चौधरी कुछ देर तक बीवी से बात करता रहा, फिर उसने लाइन काट दी। जो हालात उसके सामने थे उन्हें देखते हुए उसने बीवी से काम का बहाना करके उसे टाल दिया था। बच्चे की भटकती आत्मा ने उसे बेहद खौफजदा और परेशान कर रखा था। उसे ये भी आशंका थी कि कहीं वो बच्चे की आत्मा उसकी बीवी और बंटी को भी परेशान ना कर दे। इसके अलावा उसे लच्छू का भी इंतज़ार था, जो नाग देवता को खुश करने के लिए किसी जाप का कहकर गया था और पिछले 3-4 दिनों से गायब था। आपने बंटी से मेरी बात नहीं करवाई, वत्सु ने शिकवा किया तो अरुण चौधरी को पहली बार यह एहसास हुआ कि कमरे में उसके अलावा वत्सु भी मौजूद है। तुम यहाँ कब से बैठे हो? उसने वत्सु की बात नज़रअंदाज करके कहा। जब से आप यहाँ मौजूद हैं, वत्सु ने मासूमियत से जवाब दिया। फिर बोला, बंटी और आंटी तो खैरियत से हैं ना? हाँ, सब ठीक हैं। बंटी मुझे याद तो करता होगा? हाँ, अब जाकर सो जाओ, अरुण चौधरी ने कहा। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप भी तो जाग रहे हैं। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाकर आराम करो, मैं भी कुछ देर पढ़ने के बाद सो जाऊंगा। आप कुछ परेशान हैं? वत्सु ने बड़ी संजीदगी से पूछा। तुमसे किसने कहा? मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने अंकल। बहुत खूब। अरुण चौधरी को वत्सु की बात पर हंसी आ गई। क्या आप मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताएंगे अंकल? वत्सु ने अब भी गहन गंभीर लहजे में कहा। हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। अच्छा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं, वत्सु कुछ कहते कहते रुक गया, फिर अपनी आंखों में पैदा होने वाली तेज चमक पर काबू पाते हुए बोला, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आपने मुझे सिर छुपाने के लिए जगह दी है, मुझसे प्यार करते हैं, फिर आप बंटी के डैडी भी तो हैं। और अगर मैं बंटी का डैडी ना होता तो क्या तुम मुझसे प्यार ना करते? पता नहीं, वत्सु ने सादगी से जवाब दिया और फिर जाने के लिए उठ गया। तुम अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हें बंटी के पास इलाहाबाद भिजवा दूं, अरुण चौधरी ने बड़े अपनेपन से कहा। मैं चला गया तो यहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? वत्सु ने बड़ी संजीदगी से कहा, फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। वत्सु के जाने के करीब 15 मिनट बाद कमरे के पश्चिमी कोने में बनी खिड़की पर दस्तक की आवाज़ उभरी तो अरुण चौधरी चौंका। ये पहला मौका था जब किसी ने खिड़की को मुलाकात का जरिया बनाने की कोशिश की थी। साफ जाहिर था कि खिड़की पर दस्तक देने वाला कोठी के अहाते के अंदर मौजूद था और यकीनी तौर पर पहरे पर मौजूद गार्ड की निगाहों से बचकर वहां पहुंचा होगा। अगर वो कोई चोर लुटेरा होता तो इस तरह दस्तक देने की हिमाकत कभी ना करता। फिर वो कौन था? अरुण चौधरी का जहन बड़ी तेज़ी से विभिन्न पहलुओं पर सोच रहा था। फिर उसने तकिए के नीचे से अपना रिवॉल्वर निकाला और दीवार के साथ साथ कदम उठाता हुआ खिड़की के करीब आ गया। दूसरी तरफ अब गहरी खामोशी थी। इस ख्याल से कि हो सकता है दस्तक की वो आवाज़ महज इसके परेशान जहन की उपज हो, अरुण चौधरी खिड़की से हटना चाहता था, मगर उसी वक्त खिड़की पर दोबारा दस्तक दी गई। इसी के साथ लच्छू की भिनभिनाती हुई कर्णकटु और खुरदरी आवाज़ सुनाई दी। सरकार, क्या आप सो गए? लच्छू की आवाज़ पहचानने में अरुण चौधरी को कोई गलती नहीं लगी। पर्दा खिसकाकर उसने दूसरी तरफ देखा तो रहे सहे संदेह भी दूर हो गए। रात के घोर अंधेरे में लच्छू का स्याह काला वजूद अपनी तमाम तर शैतानी के साथ उसकी निगाहों के सामने मौजूद था। तुम? अरुण चौधरी ने हैरत जताई। आपका सेवक सरकार, लच्छू ने खुशी से बत्तीसी दिखाते हुए सरगोशी की। इस समय आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु आपसे मिलना भी बहुत ज़रूरी था। पिछले गेट पर चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ,
अरुण चौधरी ने दबी आवाज में कहा। बेडरूम से निकलकर उसने वसु की तलाश में इधर उधर देखा। इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि उसे कोई नहीं देख रहा, वो तेजी से चलता हुआ धीरे से पिछला गेट खोलकर बाहर निकला तो लच्छू उसका प्रतीक्षक था। बधाई हो सरकार, आपका ये सेवक नाग देवता को प्रसन्न करने में सफल हो गया है। मुझे विश्वास है कि अब हमारे रास्ते की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना है? अरुण चौधरी ने उलझे हुए ढंग से पूछा। बस एक बार और दीपक जलाकर बच्चे की आत्मा से खजाने के बारे में 2-4 बातें पूछनी हैं। उसके बाद हम कल ही रवाना हो जाएंगे। लच्छू ने खुशी से कहा। मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। क्या बात है सरकार? लच्छू ने गंभीर होते हुए पूछा। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, अरुण चौधरी ने धीमे लहजे में जवाब दिया। फिर मरने वाले बच्चे के बारे में संक्षेप में बताकर बोला। उसकी आत्मा ने मेरी जहनी शांति भंग कर रखी है। क्या आपको विश्वास है कि वो वही बालक था जिसे मैंने आपके हवाले किया था? लच्छू ने सरसराते लहजे में पूछा था। उसकी आंखों की सुर्खी अचानक गहरी हो गई थी, जिनमें शैतानी साए नाचते महसूस हो रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? अरुण चौधरी झल्ला गया। ये नामुमकिन है सरकार, लच्छू बड़े विश्वास से बोला था। एक बार यदि आत्मा शरीर से निकल जाए तो उसे बुलाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। हो सकता है आपने सपना देखा हो। मैं तुमसे सपना नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अरुण चौधरी के माथे पर बल पड़ गए। लच्छू की आंखों से उलझन झांकने लगी। वो गौर से अरुण चौधरी को देख रहा था। लच्छू के तेवर बता रहे थे कि उसे अरुण चौधरी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ देर तक वो आंखों आंखों में अरुण चौधरी को टटोलता रहा, फिर अर्थ भरे ढंग से मुस्कुरा कर बोला। हमने बड़ी बड़ी सौगंधें उठाकर एक दूसरे को वचन दिए थे सरकार। अब क्या आप इस सेवक की शक्ति का कोई इम्तिहान लेना चाहते हैं? बको मत। अरुण चौधरी को लच्छू का यह अंदाज पसंद नहीं आया था। वो तिलमिला कर बोला। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो दफा हो जाओ यहाँ से। मैं लानत भेजता हूँ झूठ बोलने पर। लच्छू की आंखों में भड़कते शोलों की लपटें कुछ और तेज हो गईं। उसका घिनौना वजूद अचानक ही और ज्यादा भयानक नजर आने लगा था। उसकी नज़रें अरुण चौधरी के चेहरे पर जमी हुई थीं। कुछ पल वो खामोश रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उसके होंठ हिलने शुरू हो गए, मगर वो अपना अमल ज़्यादा देर तक जारी न रख सका। उसने अचानक आंखें खोलकर अरुण चौधरी को देखा और फिर नर्म आवाज़ में बोला। सरकार, आपने उस बालक के बारे में किसी और से तो कुछ नहीं कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरुण चौधरी ने निरंतर बिगड़े हुए तेवरों के साथ जवाब दिया। धीरज मेरे सरकार, धीरज। लच्छू ने थोड़ा हिचकिचा कर कहा। मुझे आपकी बात का विश्वास आ रहा है। क्या तुम अपनी काली ताकतों के जरिए उस बच्चे की आत्मा को काबू नहीं कर सकते? मैंने तो तुम्हारी ताकतों के बारे में। लच्छू को समझने में इतनी जल्दबाजी से काम ना लें सरकार। लच्छू ने अरुण चौधरी की बात काटकर सर्द और शुष्क लहजे में कहा। तह में से मोती निकालने के लिए आदमी को बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर सफलता प्राप्त होती है। आप अपने इस सेवक पर भरोसा कीजिए सरकार। मैं उस बालक की आत्मा को बहुत जल्द काबू में कर लूँगा। बस एक बार खून की बत्ती जलाने की देर है, फिर सारे खोट दूर हो जाएंगे और आपको सेवक की काली ताकतों का भी विश्वास आ जाएगा। अरुण चौधरी कसमसा कर रह गया। वो कुछ देर गेट के बाहर खड़ा लच्छू से बात करता रहा, फिर उसे साथ लेकर एक खाली कमरे में आ गया, जहां लच्छू की फरमाइश पर उसने सरसों का तेल और खून से भीगी रुई उपलब्ध करवा दी। लच्छू ने दीपक जलाकर तमाम रोशनियां गुल कर दी और पद्मासन जमाकर किसी मंत्र का जाप करने लगा। अरुण चौधरी खामोशी से उसकी हरकतों का जायजा लेता रहा। कमरे में दीपक की मध्यम रोशनी कपकपाती रही, फिर चिराग के गिर्द मरने वाले बच्चे का साया हरकत करता साफ दिखाई देने लगा, जिसे अरुण चौधरी पहले भी इसी तरह देख चुका था। लच्छू की निगाहें उस साए पर जमी हुई थी और उसके होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे। बच्चे के साए प्रकट होने के कुछ देर बाद ही पानी 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 की क्षीण आवाज गूंजने लगी। लच्छू पानी देने के झूठे वादे कर करके बच्चे की आत्मा से शाही खजाने के बारे में मालूम करता रहा। बच्चे की आत्मा किले में दफन खजाने के बारे में हैरत अंगेज भेद खोलती रही और बार बार बड़े दर्द भरे स्वर में पानी 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 की प्रार्थना दोहराती रही। तुझे भर पेट पानी मिलेगा, ये मेरा वादा है, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे एक सवाल का जवाब और देना होगा। लच्छू ने मजबूत आवाज में उस साए से कहा। क्या उस शाही खजाने के बारे में कोई और ताकत भी
हमारा रास्ता काटने की कोशिश कर रही है। हिलता डुलता साया एक दो पल में ही निगाहों से गायब हो गया। अरुण चौधरी के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। बच्चे की आत्मा ने खजाने के बारे में जो जानकारियां उपलब्ध करवाई थीं, उसने अरुण चौधरी की उत्सुकता को और भड़का दिया था। अरुण चौधरी की निगाहें चिराग पर जमी हुई थीं। 4-5 मिनट तक कमरे में मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद बच्चे की आत्मा साये के रूप में ही प्रकट हुई और दीपक के इर्द गिर्द पहले की तरह चकराने लगी। क्या मालूम किया तुमने? लच्छू ने संजीदा लहजे में साये से पूछा। हाँ, एक ताकत और भी है जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में कांटे बिखेर रही है। पानी, 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 पानी। पानी जरूर मिलेगा, लच्छू ने आत्मा को झांसा देते हुए पूछा। वो ताकत किसकी है? क्या चाहती है? मैं ये नहीं बता सकता। पानी, पानी। बच्चे ने फिर पानी की रट लगाई। क्या वो ताकत अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? लच्छू ने तेजी से सवाल किया। मैं नहीं जानता। पानी, पानी। बच्चे की आवाज़ में कमजोरी बढ़ रही थी। इस वक्त वो ताकत कहाँ है? लच्छू बोला। मैं तुम्हें पानी में नहला दूंगा। तुम मुझे उस ताकत का नाम और उसका ठिकाना बताओ। मैं नहीं बता सकता, साये ने डूबती हुई आवाज़ में कहा। मेरे ऊपर दया करो, मेरी आत्मा को पानी पिलाकर मुक्त कर दो, भगवान के लिए। पानी, पानी। लच्छू ने कुछ और पूछने की बजाय दूर से ही फूंक मारकर दीपक बुझा दिया। दीपक बुझते ही कमरे में एक दर्दनाक सिसकी उभरी जो धीमी पड़ते पड़ते खत्म हो गई। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अरुण चौधरी ने कमरे में लाइट जलाने के बाद लच्छू से पूछा। क्या हमें खजाना प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? सेवक आपके साथ है तो फिर चिंता किस बात की है सरकार? हम अवश्य सफल होंगे, लच्छू ने आत्मविश्वास से भरपूर जवाब दिया। तुम आत्मा से किस ताकत के बारे में पूछ रहे थे? वही चांडाल जो आपको मरने वाले बच्चे का रूप धार कर धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है वो? अरुण चौधरी ने बेचैनी से पूछा। वो जो कोई भी होगा बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लच्छू किसी जहरीले नाग की तरफ फुफकारते हुए बोला था। आप चिंता ना करें, आपका ये सेवक उस दुष्ट को भी जलाकर भस्म कर देगा। फिर उसने कोठी से बाहर आकर कहा। आप चलने की तैयारी करें सरकार। हम कल रात को ही खजाना हासिल करने के लिए निकल चलेंगे, परंतु इसकी भनक भी किसी तीसरे आदमी को नहीं लगनी चाहिए। अरुण चौधरी ने गर्दन हिलाकर वादा किया और गेट बंद करके अपने बेडरूम में आ गया। वो उस गुप्त शक्ति के बारे में सोच रहा था जो लच्छू के कहे अनुसार मरने वाले बच्चे का रूप धार कर उसे बार बार डराने की कोशिश कर रही थी।